हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट करके बताना कैसा लगा। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल का लिंक अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिले। देखो, आज 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरमेंट, यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ इस वीडियो में आपके लिए। टॉपिक है ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेटेड। सैंपल पेपर में अभी जो सीबीएसई ने टर्म 2 का सैंपल पेपर रिलीज किया उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। उस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। यानी इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे मैंने इस सैंपल पेपर के क्वेश्चन जो सॉल्यूशन में है ना, इसमें सारा मैंने बता रखा है, तो हम उसको समझते हैं वहां पर। ठीक है, गैस कौन सी गैस है, कैसे बनती है, ठीक है, क्यों डिप्लीट हो रही है, जो डिप्लीटिंग एजेंट है वो कौन कौन से, डिप्लीटिंग एजेंट कैसे इसको जो है ना डिप्लीट कर रहे हैं, ये सारी चीज हम डिटेल से इसमें समझेंगे। तो चलो शुरू करते। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां पर देखो, गैस ए फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डेडली पॉइजनस बट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। द अमाउंट ऑफ दिस गैस स्टार्टेड डिक्लाइन शार्पली इन द 1980s। अब यहां पर दो क्वेश्चन पूछे, ए और बी। आइडेंटिफाई गैस ए, हाउ इज इट फॉर्म्ड एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखो, अब देखो आइडेंटिफाई करना है गैस को एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड एट हायर लेवल, ये बताना है। बी में पूछा है व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, स्टडी द कॉजेज ऑफ डिप्लेशन फॉर दिस गैस। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं गैस कौन सी है। तो ये जो गैस है ना, ये गैस है ओजोन O3। ठीक है, हाउ इज इट फॉर्म्ड, तो ये इसका फॉर्मेशन होता है हायर एल्टीट्यूड पे यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, हाई एनर्जी रेडिएशन है। तो हाई एनर्जी रेडिएशन होने की वजह से हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है वो स्प्लिट हो जाता है और एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फ्री ऑक्सीजन यानी एटॉमिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एटॉमिक फॉर्म वाली ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के एटम है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होकर O3 बना लेती है, ओजोन। ठीक है, तो ये तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है। गैस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ओजोन। कैसे आइडेंटिफाई किया, डेडली पॉइजनस गैस। ठीक है, गैस इज फाउंड इन हायर एल्टीट्यूड दैट इज डेडली पॉइजनस बट प्रोटेक्ट अस, दैट इज द ओजोन। ठीक है, ओजोन का एक और यूज क्या है, हम ओजोन यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, आपने आरओ में देखा होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है आरओ में वाटर फिल्ट्रेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, तो वहां पर हम क्लोरीन यूज करते हैं और ओजोन यूज करते हैं। ओजोन बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, जर्म्स को किल करने के लिए भी ये काम में आती है वहां पर। तो ओजोन ऑक्सीजन O2 है और ओजोन O3 है। ठीक है, इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन के। यहां पर नीचे ये बन नहीं सकती, हमारे एटमॉस्फेयर में ये नहीं बन सकती, और ये हमारे लिए बहुत ही एक फॉर्चुनेट की बात है जिसको हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं बन रही है, अदरवाइज ये डेडली पॉइजनस गैस है और हमें नुकसान पहुंचा सकती थी। ये बनती है हायर एल्टीट्यूड में, क्योंकि वहां पर रेडिएशन जो यूवी रेडिएशन आ रही है सन से, वो यूवी रेडिएशन के पास हाई एनर्जी है और वो यूवी रेडिएशन की वजह से वहीं पर बन रही है। और जब ये बन गई तो फिर यूवी रेडिएशन को फिर नीचे नहीं आने देती। इसलिए हम यूवी रेडिएशन से भी सेफ है और इससे भी सेफ है ओजोन से भी, कि भाई वो नीचे नहीं है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ऊपर ही है। अब देखो ये करती क्या है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये हार्मफुल है बहुत ज्यादा हमारे लिए। क्यों हार्मफुल है, बिकॉज ये हाई एनर्जेटिक, इनके पास बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है। अगर ये आए ही नीचे और जैसे हम लोगों पर इसमें जैसे मान लो हमारी बॉडी पर ये गिरती है करती है, तो इससे स्किन कैंसर वगैरह कोज हो सकते हैं इस तरह की रेडिएशन। न केवल ह्यूमन बीइंग बल्कि प्लांट्स को और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए भी ये हार्मफुल है। तो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का ये हमको काम करती है। हाउ इट इज फॉर्म्ड, ये आपको बता दिया कि भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कहां पर, हायर एल्टीट्यूड में। क्यों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन एटम, देन द एटम कंबाइन विद दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और द अदर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म द ओजोन। ठीक है, अब व्हाई इज इट एज इसेंशियल, तो इसका भी आंसर आ गया कि इट इज इसेंशियल टू प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच आर रिलीज बाय द सन। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन। देखो क्या हुआ कि 1980s में अभी इतना नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये अभी इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई जो है कम हो रही है ना। ये ओजोन परत जो है ना, वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, सरफेस से 50 किलोमीटर के आसपास ये ओजोन लेयर पाई जाती है। ज्यादा मोटी नहीं है, ये जो परत है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है, 2-3 सेंटीमीटर की एक लेयर है ओजोन गैस की। ठीक है, दैट्स ऑल। अब क्या हुआ कि 1980s में, स्पेशली 1987 में, 87 के आसपास जो अंटार्कटिका है हमारा, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया सैटेलाइट इमेजेस में, ये देखा गया कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें एक बड़ा सा होल नजर आ रहा है सैटेलाइट पिक्चर्स में। तो फिर साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और देखा, सोचा कि भाई ये क्यों हो रहा है। तब उनको पता चला कि ये जो ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं डिप्लीशन हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स है और दीज केमिकल्स आर रिलीज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग इन द एटमॉस्फेयर।
कि कुछ ऐसे केमिकल्स है, हार्मफुल केमिकल्स है, जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं एयर में, और वो केमिकल्स जब ऊपर जा रहे हैं वहां पर, तो वहां ओजोन के साथ में रिएक्शन करके ओजोन का डिप्लीशन कर रहे हैं। तो ये जो केमिकल है, ये केमिकल है स्पेशली कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, अभी आजकल तो ये बेन है या बहुत कम यूज में आता है। उस टाइम जब हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं थे, ये एक है ना फ्रीजिंग एजेंट है, कूलिंग एजेंट है। ठीक है, कूलिंग एजेंट है। तो रेफ्रिजरेटर में, फायर एक्सटिंग्विशर में और एसीज में, एयर कंडीशनर में इसका यूज किया जाता है, एज ए कूलिंग एजेंट किया जाता था। अब नहीं, अब बहुत कम। अब हमें लिक्विड नाइट्रोजन और बाकी सारी चीजें इस तरह की आ गई, दूसरे इसके जो है ना अल्टरनेटिव हमारे पास में, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो ये CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एटमॉस्फेयर में जाता है तो हायर एल्टीट्यूड में जाके वहां पर ये ओजोन के साथ में रिएक्शन करता है। कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, जो कॉजेज ऑफ डिप्लीशन मेन जो है ना वो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है और ये कैसे होते हैं? मेन जो डिप्लीटिंग एजेंट है ना वो CFCs है। इसके अलावा आप यहाँ पर है ना HCFCs भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFCs। ठीक है, CFCs, HCFCs एंड हेलोन्स ये मेन इसके डिप्लीटिंग एजेंट है, मेन डिप्लीटिंग एजेंट है जो इसको डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, जिसमें सबसे ज्यादा जिसका रोल है ना वो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, इसके अलावा HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी है और कुछ हेलोन्स भी है। ये कुछ केमिकल रिएजेंट है जो इसको डिप्लीट करते हैं। अब ये करते कैसे, तो इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से डिप्लीट करता है, इसकी कैसे ओजोन के साथ में रिएक्शन होती है वो आप यहां देखो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CF2Cl2। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन। ठीक है, 2 फ्लोरीन के एटम है, 2 क्लोरीन के एटम और 1 कार्बन है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों हेलोजन 17वें ग्रुप के, दोनों की 1-1 वैलेंसी है। तो 2 फ्लोरीन और 2 क्लोरीन जुड़ गए, ये कार्बन के साथ में 2 फ्लोरीन जुड़ गए और 2 क्लोरीन जुड़ गए। ठीक है, इस तरह से तो ये बन गया अपना, क्या बन गया, CF2Cl2 बन गया। ठीक है, ये गैसेस कंपाउंड है। स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गया जहां पर ओजोन है, वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, हाई एनर्जी है इनमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में, तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन एटम अलग हो जाएगा। अब जो बच गया वो क्या बच गया, वो बच गया CF2Cl। तो CF2Cl तो बच गया और ये क्लोरीन एटम एक अलग हो गया, या जिसको हम कह सकते हैं क्लोरीन रेडिकल। ये क्लोरीन रेडिकल अब वहां पर क्या करेगा, ओजोन के साथ में रिएक्शन करेगा और ओजोन का डिकम्पोजिशन करेगा। जब ये ओजोन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ClO, और ओजोन को तोड़ दिया किसमें, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया O2। अब ये जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड यहां पर बनाया, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के एटम के साथ में रिएक्शन करके वापस, क्योंकि वापस बनाएगा, देखो क्लोरीन रेडिकल बनाएगा और ऑक्सीजन बना लेगा। अब देखो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो बना यहां पर, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्शन करेगा, और ये एटम कहां से आया, ये यहां से आया। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जब रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो जो फ्री ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन के एटम बनते हैं, ये एटम इसको इजीली वहां मिल जाएंगे इसको। तो ये इनके साथ में रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये क्लोरीन का जो रेडिकल है या क्लोरीन एटम है वो फिर से अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगी। अब देखो बार बार क्या होता है, अब ये क्लोरीन अलग हुआ, ये क्लोरीन वापस यहां जाएगा और फिर से ओजोन को तोड़ेगा। अभी देखो यहां से केवल एक क्लोरीन रिलीज हुआ है, यहां पर यहां CF2Cl2 से एक क्लोरीन अलग हुआ है, अभी तो एक और एटम है, ये और अलग होगा। तो ये इस एक ने क्या किया, इस एक ने एक ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया ऑक्सीजन में। अब ये वापस और बनाया जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्शन करके फिर से फ्री क्लोरीन रेडिकल बना लेगा। वो फिर जाके अभी दूसरे को फिर तोड़ेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को फिर तोड़ेगा, फिर यही रिएक्शन होगी, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनेगा। वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन एटम के साथ में, इसके साथ में रिएक्शन करके फिर से क्लोरीन रेडिकल बना लेगा। अब देखो एक बार एक क्लोरीन का जो रेडिकल है, एक जो क्लोरीन एटम है यहां पर, वो कितने सारे ओजोन को मॉलिक्यूल को बार बार तोड़ रहा है इस रिएक्शन से। आप देखो ये ClO बन गया है, ClO बन के फिर से वापस Cl हो जाएगा, फिर से यहां से ओजोन को तोड़ के फिर ClO बनाएगा, वो ClO फिर ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करेगा। तो बार बार ये चेन रिएक्शन होती रहती है और ओजोन के मॉलिक्यूल टूटते रहते हैं। इस तरह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। अब क्या हुआ, जब ये पता चला 1980s में सैटेलाइट पिक्चर से कि भाई अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो गई, बड़ा सा होल नजर आने लगा सैटेलाइट इमेजेस में, तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, इस पर काम किया, तब उनको पता चला कि भाई इन सब वजह से ये हो रहा है, तो इन CFCs को बैन होना चाहिए। ठीक है, इन पर बैन होना चाहिए या इनका लेवल बहुत कम कर दे। तो उसके बाद धीरे धीरे इनका जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हुआ। आज उतना प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं है ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्योंकि अभी वापस इसकी जो है वहां पर, जिसको हम कह सकते हैं वो वापस उतनी हो गई है मोटी वो परत, तो अभी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत, UNEP जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है उसके तहत एक ये प्रोटोकॉल हुआ था, एक संधि हुई थी जिस पर इन लोगों ने सिग्नेचर किए थे, इन सभी कंट्रीज ने UNO के अंडर में, कि भाई अब हम CFCs का रिडक्शन करेंगे, वापस 1986 के लेवल पर लेकर आएंगे और ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। तो ये जो कन्वेंशन हुआ था, ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो 16 सितंबर को हुआ था, और 16 सितंबर को
इसको मेमोरेबल बनाने के लिए, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मेमोरेबल बनाने के लिए 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल ओजोन डे। ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर। ठीक है, तो ये ओजोन की कहानी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको ये जो मेन पॉइंट है वो इस तरह से लिखने, समझ में आपको आ गया होगा सारी चीजें कि भाई ये ओजोन है, गैस है और कहाँ पाई जाती है और किस तरह से इसका रोल है, क्या काम करती है।